Hello students, today we are going to study part 2 of the chapter number 1 in democracy. Here we showing that the changing map of democracy. So this is the chapter for class 9th in which we studied about how the democracy has changed as time passes. Okay, so let me see at first this map. In this map, here the areas which are red in color, so these areas are showing the democratic government in 1900, and these areas which showing the democratic government in 1900 and 1950, and these areas where the orange color is there, these areas showing the democratic government in 1950 but not in 1900. Okay, so let me see what happened in the 1900 and 1950. Here we see that in the whole world the democratic republics are numbers in less. Okay, and when the time passes after the 1990 or 1950s, then the democracy leads very fastly in the world. And here we showing that democratic government in 1975 in these criterias, it is risen up to the South Africa also, and in 2000, here we showing that democratic countries or democracy occurs in the most of areas of North America, whole of South Africa, some parts of Brazil and South America also, Russia, Europe, the various types of European countries, various European countries including the Asian countries and India, Sri Lanka, where the democracy leads. Okay, so it means that when we talk about the democracy, that the democracy has expanded throughout the 20th century. Okay, and democracy did not spread even in all parts of the world. Here still democracy is not still spread in all of parts of the world, like Korea, South Korea, etc. China evenly also is including here, but democracy is expanded at the 75% of the whole world, and it was established first in the some regions and then spread to other regions. While a majority of the countries are democratic today, there are still large parts of the world that are not democratic. बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि सन 1900 की बात करते हैं तो 1900 में हमने ये देखा कि 1900 से 1950 के बीच में डेमोक्रेसी जो थी वो लगभग वर्ल्ड के जो है 30% पार्ट में फैल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जा रहा है तो हम ये देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी 2000 तक वो साउथ अफ्रीका तक, एशियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका यहाँ तक पहुँच चुकी है। 2000 में भी डेमोक्रेसी बहुत मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ में फैल गई, और अब ये पता लगता है कि डेमोक्रेसी का जो ये स्तर है वो 20th सेंचुरी तक लगातार एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि डेमोक्रेसी पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं कह सकते, क्योंकि चाइना है, साउथ कोरिया जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी ऑटोक्रेसी है और जहाँ पर आज भी मोनार्की है, राजतंत्र का शासन है, बट स्टिल इन अप टू 2000 मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आर डेमोक्रेटिक टुडे। और अभी इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये अगर डेमोक्रेटिक फेज़ की बात करें तो डेमोक्रेसी का फेज़ ये है कि अगर फर्स्ट है कि द बिगनिंग में क्या हुआ शुरुआत में कि डेमोक्रेसी जो थी वो केवल फ्रेंच रिवोल्यूशन तक ही लिमिटेड थी। ये डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई फ्रेंच रिवोल्यूशन से 1789 में, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में लुइस 16 जो था और जो मोनार्की थी उसको लोगों ने नेशनल असेंबली के थ्रू, वहाँ की पब्लिक ने ओवरथ्रोन कर दिया, हटा दिया, और उसके बाद में डेमोक्रेसी जो है पूरे यूरोप में फैल गई। और डेमोक्रेसी को मैंने फ्रेंच रिवोल्यूशन में काफ़ी आपको डीपली भी बताया हुआ है कि किस तरीके से फ्रेंच रिवोल्यूशन के थ्रू फ्रांस में डेमोक्रेसी अडेयर हुई, और इसमें जो है पॉलिटिकल पावर थी मोनार्की की वो उसे रिड्यूस कर दिया गया, फ्यूडल पावर्स को भी रिड्यूस कर दिया गया, और धीरे धीरे पहले फ्यूडल पावर्स बढ़ी, फिर उसके बाद रिड्यूस होती गई, और धीरे धीरे सिटीजन्स को डेमोक्रेटिक राइट्स मिल गए, जैसे कि वोटिंग राइट मिला, प्रॉपर्टी राइट मिला। और बहुत सारी कंट्रीज़ इवनली जो ब्रिटिश कॉलोनीज थी वो इवनली अमेरिका में भी थी, और अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका इवनली जो था वो ब्रिटिश की डिपेंडेंसी में था। लेकिन 1776 में डेमोक्रेसी के लिए नॉर्थ अमेरिका ने भी बहुत स्ट्रगल किया और वो इंडिपेंडेंट नेशन बना 1776 में, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने लगभग डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली अडॉप्ट किया है 1787 में। ओके, और जब इसने 1787 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अडॉप्ट किया डेमोक्रेसी को, तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को भी अडॉप्ट कर लिया और उसके साथ लोगों को राइट टू वोट मिला।
ये राइट टू वोट जो है वो पहले तो मेल्स को मिला था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, और दूसरे धीरे से धीरे क्या हुआ कि इसके बाद जो लोग मेल्स थे 21 ईयर्स के अबव उनको भी डेमोक्रेटिक राइट मिले, राइट टू वोट मिला। उसके बाद वीमेंस ने भी इसके लिए आवाज़ उठाई और वीमेंस को भी प्रॉपर्टी राइट और राइट टू वोट मिलने लग गया। बहुत सारे पहले लोग थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कि वाइट और पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो वहाँ पर निग्रोज जो ब्लैक पीपल्स थे उनको राइट टू वोट नहीं दिया गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया तो 1965 में ब्लैक पीपल्स को भी राइट टू वोट दिया गया है। और इस तरीके से हमने देखा कि पूरी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक ये जो कंट्रीज़ हैं उनमें सब में स्ट्रगल हुआ फॉर डेमोक्रेसी, एंड दे वांटेड द इवनली राइट ग्रांटेड फॉर द यूनिवर्सली टू ऑल एडल्ट्स। मतलब सभी जगह जितने भी एडल्ट्स हैं अबव देन 18 ईयर्स उन सबको यूनिवर्सली एक समान रूप से सभी लोगों को राइट टू वोट का अधिकार दिया गया, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार दिया गया पॉलिटिकली, तो इसको कहा गया यूनिवर्सल सफरेज। ओके, यूनिवर्सल सफरेज। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ग्रांटेड यानी कि सभी एडल्ट लोगों को, जैसे न्यूजीलैंड उसको सबसे पहले 1893 में राइट टू वोट मिला, फिर रशिया में 1917 में आया, इसके बाद जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, टर्की, फ्रांस, जापान, और 1950 में इंडिया को मिला वोटिंग राइट। अब आता है अर्जेंटीना, ग्रीस, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और होते हुए साउथ अफ्रीका को 1994 में वोटिंग राइट मिला है। अब ये सेकंड फेज़ की बात करेंगे तो सेकंड फेज़ में जो है कोलोनियलिज्म का एंड हुआ, यानी कि जो ब्रिटेन की बहुत सारी कॉलोनीज़ थी और इन्होंने एशिया और अफ्रीका, इवनली यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में भी अपनी, अमेरिका में भी अपनी बस्तियां बसा रखी थी, तो इनको वहाँ पर बहुत मुँह की खानी पड़ी और स्ट्रगल हुआ डेमोक्रेसी के लिए वहाँ के सिटीजन्स के थ्रू। और 1947 में हमें सभी को पता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई 1945 में, उसके बाद बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस जर्नी में, और धीरे धीरे जो घाना कंट्रीज़ है, घाना है आपका वेस्टर्न अफ्रीका में, वहाँ पर भी लोगों ने स्ट्रगल किया डेमोक्रेसी के लिए, और घाना को भी गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। वहाँ पे जो ब्रिटिश कॉलोनी थी घाना में, वहाँ पे गोल्ड कोस्ट के नाम से जानी थी। 1957 में ये इंडिपेंडेंट हो गई और अफ्रीका में भी ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो थी वो हटा दी गई और वहाँ के सिटीजन्स इंडिपेंडेंट हो गए और वहाँ भी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करनी शुरू कर दी। तो इस तरीके से अफ्रीका में भी ये बहुत तेज़ी से चला। इंडिपेंडेंस के बाद में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने अफ्रीका के, वो थे निक्रुम, और ये फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद घाना के प्रेसिडेंट भी बने। और इनकी फ्रेंडशिप जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू से ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे अफ्रीका में। अच्छा, 1966 में क्या हुआ कि ये जो निक्रुम हैं इनको हटा दिया गया मिलिट्री पावर से भी, और घाना की तरह बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो डेमोक्रेटिक बनती चली गई क्योंकि निक्रुम ने मिलिट्री पावर को हटाया है। ठीक है, अब रिसेंट फेज़ जो आजकल की फेज़ है उसमें क्या हो रहा है कि 1989 और 90 तक जो सोवियत संघ है हमारा, रशिया जो था वो आज़ाद हुआ था डिफरेंट कॉलोनियल रूल्स से ब्रिटेन के, और इसके बाद में ईस्टर्न यूरोप है, पोलैंड है, इन सभी कंट्रीज़ ने जो है सोवियत यूनियन ने पहले तो पोलैंड के ऊपर रूलिंग की थी। अब पोलैंड भी 1989-90 में सोवियत रूलिंग से आज़ाद हो गया और डेमोक्रेटिक कंट्री बनी। फिर फाइनली क्या हुआ कि सोवियत यूनियन जो था वो अपने आप ही बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में टूट गया, ब्रोक डाउन हो गया उसका 1991 में, और सोवियत यूनियन में केवल जो है 15 रिपब्लिक्स ही रह गए। तो इसीलिए इसको यूएसएसआर का नाम दिया गया यूनाइटेड, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड सोवियत संघ रिपब्लिक, यानी कि इसमें 15 रिपब्लिक कंट्रीज़ आज भी हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी पूरी तरीके से लागू है। अब हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेंगे तो 1990s में पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ पर भी बहुत तेज़ ट्रांजिशन हुआ। पहले यहाँ पर आर्मी की रूलिंग चलती थी, उसके बाद नेपाल में भी यही होने लग गया, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश आर्मी रूलिंग से पूरी तरह फ्री हो गए थे, डेमोक्रेटिक कंट्री बन गए थे 1990s में। नेपाल में क्या हुआ कि नेपाल में बहुत सारा पहले तो क्या था कि राजा के अधीन होते थे लोग, लेकिन इन्होंने भी मोनार्की को हटा करके 1990 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटाया, और फिर उसके बाद में इन्होंने ये एज अ इलेक्टेड लीडर्स जितने भी थे वहाँ के, उन्होंने डेमोक्रेसी की मांग की। और 1999 में पाकिस्तान में मुशर्रफ ने आर्मी को मुशर्रफ जो थे वहाँ के आर्मी के चीफ थे, उन्होंने आर्मी रूलिंग को बैक किया पाकिस्तान से। 2005 में नेपाल के न्यू किंग बने थे जिन्होंने जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पहले की, उसे डिसमिस किया और सारे पॉलिटिकल राइट्स और पॉलिटिकल फ्रीडम्स लोगों को दिए। और 2005 में आते आते लगभग 140 कंट्रीज़ जो थी उन्होंने पूरा मल्टी पार्टी इलेक्शंस होल्ड कर रखा था, यानी कि यहाँ पर कई सारी पार्टियाँ बन चुकी थी जिन्होंने इलेक्शंस को अपने यहाँ कराया और डेमोक्रेसी कम्प्लीटली दिखाई। तो आज लगभग
पूरे वर्ल्ड में 80% जो जनता है या 80% लोग हैं या 80% कंट्रीज़ हैं वो डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं। और उस समय 80% प्रीवियसली नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब बहुत सारी जो 80% नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ थी पहले वर्ल्ड में, आज वो कम्प्लीटली जो है वो डेमोक्रेसी की तरफ 1980 से लीड कर रही हैं। यानी कि अब 1980 के बाद से 80% कंट्रीज़ जो है डेमोक्रेसी की डिमांड करते करते डेमोक्रेटिक हो चुकी हैं। तो इसी क्रम में आपको एक कहानी बताएंगे म्यांमार की। म्यांमार में जो पहले उसको म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते थे, वहाँ पर कॉलोनियल रूलिंग थी और 1948 में, और ये डेमोक्रेटिक हुआ है। उसके बाद 1948 के बाद यहाँ पर डेमोक्रेटिक रूलिंग जो थी यहाँ की मिलिट्री कूप की थी 1962 में। और 1990 में क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्शन हेल्ड होते हैं और पहली बार इलेक्शन लगभग 30 साल के बाद होते हैं। और ये से नेशनल लीग, यहाँ पर नेशनल लीग एक पार्टी होती है जिसमें डेमोक्रेसी आ जाती है, और इसकी लीडिंग कर रही थी आंग सान सू की। आंग सान सू की जो थी, इन्होंने इलेक्शन को जीता और मिलिट्रियल पावर को कम्प्लीटली म्यांमार से रिफ्यूज़ कराया। और उसके बाद में इन्होंने इलेक्शन का जो रिज़ल्ट था उसको रिकॉग्नाइज़ ना करके मिलिट्री को हटा दिया कम्प्लीटली। और आंग सान सू की इलेक्शन में जीत गई, तो उनके जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे वो सारे के सारे मिलिट्री ने उनका विरोध किया और उनको पहले अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उनको जेल भी जाना पड़ा। जब वो जेल चली गई तो उसके बाद भी उन्होंने अपना स्ट्रगल जो है वो छोड़ा नहीं। 20 ईयर्स तक वो लगभग जेल में रही। मिलिट्री ने अपनी रूलिंग चलाई, ज़बरदस्ती उनको जो है जेल दिया 20 ईयर्स तक, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना स्ट्रगल जेल के अंदर ही शुरू रखा था। और लगभग 6 to 10 लाख पीपल जो थे उस कंट्री के, ये अपने घरों को छोड़ करके आंग सान सू की के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और लगभग आंग सान सू की जो थी, उन्होंने हाउस अरेस्ट के बावजूद भी कैंपेनिंग करती रही वो डेमोक्रेसी के लिए, और लास्ट में उनकी स्ट्रगल जो है जीतती है, और यानी कि स्ट्रगल उनको वो वॉन होती है और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में आ जाती है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको जाना जाता है। और उनको इसी के लिए नोबल पीस प्राइज़ भी मिला है आंग सान सू की को, जो कि म्यांमार के लिए डेमोक्रेसी के स्ट्रगल के लिए जानी जाती हैं। और इन्होंने लास्ट में ये वहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट भी सिलेक्ट हुई हैं, और यूएन की एक मेंबरशिप भी इनको मिली है, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए फेमस हुई अपनी कंट्री में म्यांमार में आंग सान सू की। अब आता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अगर हम देखें कि डेमोक्रेसी ग्लोबल लेवल पे कैसी है, तो ग्लोबल लेवल पे हमें ये पता लगता है कि जो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डेमोक्रेसी को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करती हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी आता है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है कम्प्लीटली जो है अब उसमें एक यूनाइटेड नेशंस बन चुका है। ये है यूनाइटेड नेशंस, जो कि वोटिंग राइट्स है, सफ्रेज राइट्स हैं, वो उनको उनके अधिकारों की रक्षा करता है और पॉलिटिकल फ्रीडम्स दिलाता है जितने भी रूलिंग कंट्रीज़ होती हैं उनको। और यूएन के पास जो मेन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पूरी कंप्लीट मेंबरशिप भी है, जिनको वीटो पावर होल्डिंग है। अब मैं बताऊंगी आपको कि यूनाइटेड नेशंस है क्या चीज़। यूनाइटेड नेशंस जो है वो एक ग्लोबल एसोसिएशन है सभी नेशंस की, जिसमें ये वर्ल्ड लेवल पर हेल्प करते हैं इंटरनेशनल लॉज बनाने में और सिक्योरिटी देने में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सोशल इक्वलिटी को मेंटेन करने में, कि सोशल इक्वलिटी रहे सभी जगह, उसके लिए यूएन जो है वो आवाज़ उठाता है बार बार, और यूएन ही उन चीज़ों को हमेशा जस्टिफाई भी करता है। यूएन के सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी होते हैं, यूएन सेक्रेटरी जनरल, वो इसके यूएन के यूनाइटेड नेशंस के चीफ लीडर हैं, या चीफ कह सकते हैं आप, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं। अब यूएन में एक सिक्योरिटी काउंसिल भी बनाई गई है, इधर इसको बोलते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक ऑर्गन है यूएन का, जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, यानी कि वो सभी देशों के बीच में वर्ल्ड में कोई झगड़ा झंझट ना हो, कहीं पर भी अमन शांति ना भंग हो, उसके लिए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। और इसके अंतर्गत जो है कई सारे देशों की आर्मी भी इनके अंडर लीड करती है। अब आता है कि इस गवर्नमेंट को जो ये इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, इसको मॉनेटरी फंड कहाँ से मिलता है? इसके लिए मॉनेटरी फंड की व्यवस्था होती है आईएमएफ से। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये एक ऐसी संस्था है, एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कह सकते हैं हम, कि जो कि मॉनेटरी फंड की या फाइनेंशियल प्रोग्रेस और फाइनेंस की व्यवस्था करती है, अरेंजमेंट करती है फाइनेंस का। ये है वर्ल्ड। अब इसके अलावा एक है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी जो है गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराता है, और जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह हैं उनमें चेंजेस लाने हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, वो सब अकाउंट्स वगैरह गवर्नमेंट के, यूएन गवर्नमेंट के, ये देखते हैं वर्ल्ड बैंक। और जैसे किसी के देश को मान लीजिए कर्जे की ज़रूरत है, किसी के यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उसके लिए भी लोनिंग वगैरह व्यवस्था जो है वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ही उपलब्ध हो पाती है।
अब आता है कि क्या जो आर दीज डिसीजंस आर डेमोक्रेटिक, क्या यूएन में सारे ही डिसीजन डेमोक्रेटिक होते हैं। 192 मेंबर्स हैं यूएन के, और यूएन कंट्रीज जो इसमें जनरल असेंबली लगती है यूएन की, उसमें 192 मेंबर्स हैं। और जो जनरल असेंबली होती है वो एक पार्लियामेंट की तरह होती है जिसमें सारे डिस्कशंस होते हैं, और जितने भी अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में वो सारे के सारे यहीं पर रिजॉल्व होते हैं। 15 मेंबर जो सिक्योरिटी काउंसिल के हैं वो यूएन ने अपने अंदर टेक कर रखे, जो कि क्रूशल डिसीजन लेने के लिए हैं। 15 मेंबर्स सॉरी, और इसमें 5 जो है वो परमानेंट मेंबर्स हैं, यानी कि 15 मेंबर जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर हैं जो कि क्रूशल डिसीजन लेने के लिए हैं। और उसके अलावा 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि यूएस, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर्स में आता है यूएस, रशिया और यूके, फ्रांस और चाइना। इसके अलावा जो 10 अदर मेंबर्स बचे हैं वो जनरल असेंबली के थ्रू इलेक्ट होते हैं। यानी कि यूएन की हम अगर बात कर रहे हैं तो यूएन में टोटल 15 मेंबर्स हैं, जिसमें 5 मेंबर जो हैं वो मेन मेंबर्स है, परमानेंट मेंबर कहलाएंगे, जिसमें यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना है। और बाकी जो 10 मेंबर हैं वो जनरल असेंबली में हर 2 साल में चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल जो है जनरल असेंबली का 2 साल का होता है, जिसमें 10 मेंबर्स होते हैं। और इसमें जो है रियल पावर जो है वो 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही है। मतलब यूएन में टोटल 15 मेंबर हैं, यूएन की हम बात करें 15 मेंबर हैं, जिसमें जो 5 हैं वो कैसे हैं, परमानेंट मेंबर। इसमें रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना है। और इसमें से जो 10 है वो जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली में ये 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, इनका हमेशा ही होता है। और यूएन के जो परमानेंट मेंबर हैं जैसे ये रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, इनके पास वीटो पावर है। इसका मतलब है कोई भी डिसीजन जो हम मेन डिसीजन लेने की पावर है वो क्या है, इन्हीं परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। और उनके डिसीजन को कोई नो नहीं कह सकता, सिर्फ नो टू दैट डिसीजन, इसको बोलते हैं वीटो पावर। इससे क्या करते हैं, ये डिफरेंट कंट्रीज़ को प्रोटेस्ट करते हैं, उनका विरोध भी करते हैं, और जो भी कोई डिमांड होती है उसको पूरा करने की कंप्लीट कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये हमने देखा इस पूरे चैप्टर में, और इस तरीके से ये पूरा चैप्टर लगभग आपका डिस्कशन अब कंप्लीट हो गया है। और मैं चाहूँगी कि अभी आप इसको और ज़्यादा स्टडी करें इस पूरे चैप्टर को। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप क्वेरी भी कर सकते हैं। अभी तक पूरा कंक्लूजन ये है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी जो वैल्यूज़ होती हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, केवल वही इनफ नहीं है प्रोपोगेट करने के लिए, बल्कि जो हमारे देश के सभी लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ये भी सोचना चाहिए कि जितनी भी मिलिट्रियल कूप्स होती हैं, अगर वो अरेबियन कंट्रीज़ है या कहीं ऐसी कंट्रीज है जहाँ पर मोनार्की है या जहाँ पर मिलिट्रियल कूप को पावर दी गई है, तो वहाँ पर हमेशा ये बात ध्यान रखी जाती है कि जो डेमोक्रेसी है उसको किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, क्योंकि सभी लोग डेमोक्रेसी चाहते हैं। ऐसा ही एक देश है इराक। इराक वेस्टर्न एशिया का एक देश है जिसमें जो ये इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश रूल से 1932 में। और लगभग 30 साल के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर एक शासन था मिलिट्री ऑफिसर्स का। 1968 में क्या होता है कि यहाँ पर अरब सोशलिस्ट बाथ पार्टी आती है जिसके लीडर होते हैं सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन जो हैं उन्होंने बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया, मेनली रोल प्ले किया 1968 में। कूप जो थे उनके ये पावर में आते हैं, और इस गवर्नमेंट जो है, इनकी गवर्नमेंट में जो इस्लामिक लॉज थे ट्रेडिशनल, और इन्होंने वीमेंस को भी बहुत सारे राइट दिए, वोटिंग राइट भी दिए, फ्रीडम भी दी, लेकिन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ को इन्होंने फ्रीडम नहीं दी। और इराक के प्रेसिडेंट होने के बाद 1979 में जो सद्दाम है वो एक डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट के रूप में, डिक्टेटरशिप के रूप में उभरते हैं, ये निरंकुश शासन चलाते हैं। और कई सारे इन्होंने रूल रेगुलेशन जो है उनको नहीं माना और अपोजिशन किया, यूएन वगैरह का भी किया। तो ही वॉज नोन टू हैव गॉट अ नंबर ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स किल्ड। इससे क्या होता है कि अमेरिका जो है इनके साथ इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ये भी यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानते। और बहुत सारे पॉलिटिकल जो अपोनेंट्स होते हैं, इनके जो विरोधी होते हैं, और इनके ही कुछ पार्टी जो फेवर मेंबर होते हैं वो सभी उसमें मारे जाते हैं। और पर्सन्स ऑफ एथनिक माइनॉरिटीज आर ऑल्सो मस्केयर्ड, इनके ही ग्रुप के कई सारे लोगों की हत्या भी कर दी गई। द यूएस एंड इट्स एलीज लाइक ब्रिटेन, जो इनके दुश्मन थे जैसे ब्रिटेन है, उसने इराक के ऊपर एक न्यूक्लियर वेपन रखने का एक सीक्रेट ब्लेम भी किया कि जो इराक है उसने सीक्रेटली जो है न्यूक्लियर वेपन रख रखा है, और वो पूरी जो है ये जो वेपन है ये मास डिस्ट्रक्शन करेगा, ये पूरी दुनिया को मारने का प्लान है सद्दाम हुसैन का। और ये ब्लेम करके जो है यूएन टीम पूरी जो है उसने इराक में सद्दाम हुसैन को सर्च किया,
कई जगह ढूंढा लेकिन सद्दाम हुसैन फिर भी नहीं मिलते हैं, और लास्ट में सद्दाम हुसैन मिलते हैं तो इनकी पूरी पावर को 2003 में कंप्लीट जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और सद्दाम हुसैन को उसके बाद एग्जीक्यूट कर दिया गया, शूट आउट कर दिया गया। तो अब वॉर जो है इराक के अगेंस्ट जो की गई थी, यूएन सेक्रेटरी काउंसिल उस समय थे कोफी अन्नान, उस समय ये यूएन सेक्रेटरी जनरल थे। इन्होंने इराक के तो जिस समय यूनाइटेड नेशंस ये बोलता है उस समय कि सद्दाम हुसैन को जिस तरह मारा गया 2003 में, तो कोफी अन्नान ने ये कहा था जब यूएन सेक्रेटरी जनरल थे कि जो यूएस की वॉर थी, यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर थी इराक के खिलाफ, वो इलीगल भी थी क्योंकि इन्होंने ज़बरदस्ती करके सद्दाम हुसैन को झूठा ब्लेम लगा के मार दिया था। अब वो कितना सही है कितना सत्य है ये आप आगे और सर्च कर सकते हैं। बट बच्चों फ़िलहाल इस लेसन में बस इतना ही, नेक्स्ट लेसन से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। और आप लोग प्लीज़ कीप स्टे एट योर होम एंड टेक केयर फॉर द कोरोना वायरस एंड टू protect yourself. Till then, goodbye, and please like and share my videos.